मैं स्किल के नाम पे जीरो था, मेरे कम्युनिकेशन भी जीरो था। हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, बहुत छोटा सा कमरा था, किचन से थोड़ा सा बड़ा। इतना छोटा कमरा था कि पैर हमारे घर से बाहर जाते थे। मैं ओखला में घूमता था और देखता था किस कंपनी के सामने बोर्ड लगा हुआ है कि हेल्पर चाहिए। मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा था कुछ भी। तो मैंने फिर ब्रांडिंग के बारे में, जो ब्रांडिंग होता है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसके अंदर सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं थी, उसके अंदर वीडियो एडिटिंग थी, उसके अंदर कंटेंट मार्केटिंग भी आता था। 2016 में डिसाइड किया कि यार मैं यूट्यूब पे आऊँगा। मेरे घर में सब ने बोला तुमसे बनेगा नहीं, तुम बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि नहीं, आप ट्राई करो। आज मेरी वेबसाइट पे अराउंड 50 से 60,000 पेड मेंबर है। साल का जो टर्नओवर है मेरा कुछ सीआर तक जाता है। आप सब ने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा जिनको स्किल में इंटरेस्ट है। बेसिकली मैं यूट्यूब पे डिजिटल कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है जो एक ब्रांड को एक कस्टमर तक पहुँचने में या सेल जनरेट करने में हेल्प करती है। मैंने क्यों यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं अभी लाइफ में क्या कर रहा हूँ और कैसे मैंने वो चीज़ अचीव किया, जिससे आपको एक आपके सवाल का शायद जवाब मिल जाए। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। और 2004 में मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था और आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ चेंज होती है वो 10th के बाद ही बिहार में चेंज होती है। उसी के बाद आप लाइफ में थोड़े सीरियस होते हो। जब मैंने 10th पास किया था तो मेरे पास कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब मैं अपने आस-पास की चीज़ें देखता था तो सब एक ही टाइप की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था ये चीज़ें क्या करना है, मुझे खुद नहीं पता था। तो मेरे कुछ रिलेटिव है, जो मेरी फैमिली, मेरे पापा बेसिकली दिल्ली में रहते थे। तो मैंने सोचा कि यार अभी इसके बाद 10th के बाद मैं मुझे नहीं पता कि क्या, क्योंकि फैमिली की जो वो थी, जो आर्थिक स्थिति थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली जाऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ देखूँगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब मैं दिल्ली में आया मुझे लगता था यार यहाँ तो जॉब ईज़िली मिल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है, हर कोई जॉब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके अंदर कोई स्किल नहीं होता या आपके अंदर कुछ पता नहीं होता आपको क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता नहीं था क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। और मेरे पास कोई स्किल भी नहीं था, बस मैंने एजुकेशन 10th तक किया हुआ था और मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो मैंने आस-पास के लोग जो यहाँ पहले से रह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भई तुम क्या कर रहे हो? मुझे जॉब मिल सकता है क्या? ये चीज़ें हो सकती है क्या? तो उसने बोला कि ठीक है, मतलब तुम्हारा जॉब लग सकता है, लेकिन तुमको तो कुछ आता नहीं है, तो जो मैं कर रहा हूँ तुमको वही करना पड़ेगा। एक ये स्पोर्ट्स की कंपनी थी, स्पोर्ट्स जो कपड़े इंडिया से बाहर जाते थे स्पोर्ट्स के लिए, तो उसको कलर होता था वहाँ पे और उसका वॉशिंग डिपार्टमेंट था। तो उसमें क्या करना होता था कि बहुत सारे कपड़े होते थे, उसमें केमिकल डालते थे और पैर से आपको उसको चलाना होता था, जिससे कपड़े में कलर आ जाए। तो मुझे लगता है सब लोग यही कर रहे थे, सब खुश भी थे, हँसते हुए काम करते थे, मुझे भी लगा ठीक है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी था कि आपके पैरों में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पैर ऐसा लगेगा जैसे कुछ मतलब कुछ कुछ अजीब सा केमिकल रिएक्शन जैसा पैर में होना स्टार्ट हो जाएगा आपके। तो उस चीज़ को मैं इग्नोर करता था और घर में लोग देखते थे तो कहते थे, "भाई तुम्हारे पैर में क्या हो रहा है?" तो मैं बोला, "यार पूरा दिन पानी में रहूँगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना पैर में।" तो घर से भी ऐसा लग खुश नहीं थे कि मतलब दिक्कत हो रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो थक हार के मैंने सोचा यार मैं सच में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ने का प्लान किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ? कुछ क्योंकि आइडिया नहीं था। तो मैं उस समय गोविंदपुरी में रहता था और जिसके आस-पास में पूरी की पूरी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको हम ओखला बोलते हैं। ओखला फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 सारी की सारी कंपनी वहीं होती थी। तो जो मेरे पास लंच का टाइम होता था वहाँ मैं ओखला में घूमता था और देखता था किस कंपनी के सामने बोर्ड लगा हुआ है कि हेल्पर चाहिए, क्योंकि मेरा काम बेसिकली हेल्पर का ही था। तो इसी तरीके से मैं घूमता था, घूमते-घूमते एक जगह मुझे पता चला, मैं हर कंपनी में देखता था कि हेल्पर का बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है। तो 1-2 कंपनी में जाता था, फिर बोलते थे नहीं यार यहाँ पे हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते, मतलब ज़रूरत नहीं है, खाली नहीं है। वो बेसिकली कंपनी तक मैं जा ही नहीं पाता था, गार्ड ही बोल देते थे कि यहाँ पे खाली नहीं है। लेकिन एक कंपनी थी जहाँ पे खाली था, फिर मैंने वहाँ पे पता किया तो उसने बोला हाँ, तुम आ सकते हो यहाँ पे जॉब कर सकते हो, खाली है, लेकिन यहाँ पे काम है कि जो जो कपड़े आते हैं उसको ट्रक से उठा के और उसको 4th फ्लोर पे जो कटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको कपड़ा लेके जाना पड़ेगा। बहुत-बहुत रोल आते थे कपड़े के। तो मैंने सोचा यार उससे तो अच्छा ही है, पैर खराब करने से तो अच्छा है कि मैं सर पे लेके वो चीज़ें लेके जाऊँ। तो मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी और मैंने यहाँ पे जॉब करने लगी। और सैलरी वहाँ भी इतनी ही थी, वहाँ पे कोई बड़ी सैलरी नहीं थी, अराउंड 1500-1800 के बीच में ही सैलरी था। और वो ओवरटाइम के बाद होता था 1500-1800, लेकिन सैलरी शायद इससे भी बहुत कम कम थी। अराउंड उन्होंने बोला था कि भई 9 बजे से 6 बजे तक आपकी नॉर्मल ड्यूटी है, उसका जो भी करोगे वो आपको ओवरटाइम में आएगा और फिर जाके आपको इतना मिलेगा। और ओवरटाइम कंपल्सरी होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी ज़िंदगी मुझे लगा यार उससे थोड़ा बेटर है। मुझे लगा चलो ठीक है, मैंने एक स्टेप लाइफ़ में आगे किया। अब मुझे लगता मैं खुश था क्योंकि अब मुझे पैर उस केमिकल में लेके जाना नहीं पड़ेगा। और उस कंपनी में मेरी एक्चुअली ज़िंदगी चेंज हुई, क्योंकि इससे पहले मुझे पता नहीं था कि लाइफ़ में इतनी भी चीज़ें होती हैं। और चेंज कैसे हुई कि एक दिन क्या हुआ कि वहाँ का जो सैलरी देने आते थे, सबको सैलरी अलग-अलग फ्लोर पे मिलता था। मतलब जो क्लोथिंग वाला फ्लोर होता था उनकी सैलरी अलग से आती थी। सबको लिफ़ाफ़े में सैलरी देते थे।
तो वहाँ पे एक दिन ऐसा था कि जो सैलरी देने वाले बंदे थे वो नहीं आया था, वो लीव पे था, पता नहीं क्यों था, पता नहीं। तो हर किसी को अकाउंटेंट वाले केबिन में लाइन लग के सैलरी लेनी थी। तो मैं भी लाइन में लग गया क्योंकि सैलरी तो लेना था, मैं वहाँ पे लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे कंप्यूटर देखा, जो अकाउंटेंट उस पे काम कर रहा था, तो मैंने पूछा कि सर ये क्या है? ये टीवी जैसा ये क्या है? इसको क्या बोलते हो आप? तो उसने बोला ये कंप्यूटर है। तो मैंने बोला क्या मैं भी सीख सकता हूँ क्या कंप्यूटर? कह रहा हर कोई सीख सकता है, बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए और सीख सकते हो आप भी कंप्यूटर, ऐसा कुछ वो नहीं है, कोर्स होता है, कोर्स कर सकते हो। तो मैंने सोचा यार मैं ट्राई करता मैं देखता हूँ इसके बारे में रिसर्च करके कि ये कंप्यूटर होता क्या है, उसे कैसे इसको सीखते हैं। तो मेरे घर के ही पास ही लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट था पहले, अब शायद बंद हो गया है, पता नहीं था या है या नहीं, मुझे पता नहीं है। तो मैं वहाँ जाके पता करने गया कि सर ये कंप्यूटर कैसे सीखते हैं और उससे क्या-क्या कोर्स होता है। तो उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज़ बताए, एक डीटीपी होता है, एक एमएस एक्सेस का होता है, एक पावर पॉइंट का होता है, एक एक्सेल का होता है, आपको कौन-सा करना है? तो मैंने सोचा कि मुझे बताओ किस-किस में क्या होता है? तो उसने बोला डीटीपी जो कोर्स है उसके अंदर हम फ़ोटोशॉप सिखाते हैं, फ़ोटो कट करना सिखाते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सिखाते हैं। तो मैंने सोचा यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ फ़ोटो-वोटो की बात हो रही है, तो मैं ये सीख लेता हूँ। तो वहाँ पे जो फ़ीस थी वो ₹500 थी पर मंथ का, और मेरे पास जो सैलरी मिली थी मेरे के अराउंड 1800 कुछ रुपए मुझे सैलरी मिला था, जिसमें से मुझे घर में भी देना था। उस समय हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, बहुत छोटा-सा कमरा था, किचन से थोड़ा-सा बड़ा। मतलब जितना बड़ा आपके घर के आज किचन होगा, उससे थोड़ा-सा बड़ा कमरा था, और उस कमरे में हम लोग 4 लोग रहते थे। म मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई और मैं रहते थे। और जब हम रात को सोते थे तो इतना छोटा कमरा था कि पैर हमारे घर से बाहर जाते, कि हम सब लंबे लोग हैं, तो पैर हमारा घर के बाहर जाता था, तो हम पैर कम हम जो गेट हम बंद नहीं करते थे, गेट खुला रख के सोते थे और पैर हमारा घर के बाहर होता था। और उस कमरे के ठीक बाहर वहाँ नल लगा होता था जिससे लोग पानी भरते थे, है ना? सारे के सारे जो पूरे बिल्डिंग में जो पानी आती, तो जब वो लोग 4 बजे पानी खोलते थे, तो पैर पे छींटे आते थे और 4 बजे के बाद हम सो भी नहीं पाते थे। हमें वहाँ से निकलना था, और उस कमरे के जो किराया था वो भी 1300-1400 के आस-पास में था। तो इस सैलरी से जो मेरी सैलरी आने वाली थी, जो आती थी, उसमें भी कोई पार्ट जाता था। तो लेकिन मैंने अपने लाइफ़ में बहुत बड़ा रिस्क लिया कि उस समय मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन किया, और उस 15-16 1800 के जो मैंने आपको बताया, उसमें से मैंने ₹500 मैंने उस इंस्टीट्यूट को दिया कि मैं आपके साथ यहाँ पे सीखने आऊँगा, और बाकी पैसे मैंने कुछ पैसे घर में दिए, कुछ पैसे किराए के लिए जो मुझे ज़रूरत पड़ती थी वो मैं रख लिया। उस समय बस की टिकट ₹2 होती थी, तो मैं बस से जाता था इसी तरह की, या फिर ये जो शेयरिंग वाले चलते थे, ब्लू लाइन बस पहले चला करती थी, मैं उससे चला जाता था क्योंकि वो फेज़ 1 में शायद ऑफ़िस था। तो ये चीज़ें ठीक चल रही थी, फिर मैंने लगा यार चलो लाइफ़ में मैंने थोड़ा-सा आगे तो बढ़ा, मैंने कि एक मैं जहाँ जॉब करता हूँ उसको सीख तो रहा हूँ, शायद इससे कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी मैं गलत था, वो लोग एक्चुअली कुछ सिखाते नहीं थे। मेरे अंदर से आने लगी भाई अब मुझे ये जॉब छोड़ना है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब मुझे पकड़ना है। तभी तो मैं उस स्किल को मैं रियल लाइफ़ में ट्राई कर पाऊँगा कि जो मैंने सीखा है वो रिलेवेंट है या नहीं है। तब मैंने वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ पे मैंने जॉब छोड़ा, और उसके बाद में मैंने एक जॉब पकड़ी। वो साइबर कैफ़े था। साइबर कैफ़े में बहुत सारे कंप्यूटर हुआ करते थे, और मैंने वहाँ पे जॉब पकड़ ली। तो जहाँ मेरी सैलरी यहाँ पे ओवरटाइम लगा के 18-1900 हो जाती थी, साइबर कैफ़े में इससे ही बहुत कम सैलरी में, जो मेरी पहले सैलरी थी, उससे भी कम में मैंने वहाँ पे जॉब किया। और मैंने वहाँ पे जॉब इसीलिए किया क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर मेरे अंडर में आते थे, जिससे मैं सीख सकता था। वहाँ पे मैंने 1 साल तक जॉब किया, जितने भी लोग आते थे सबका एंट्री करना, वो चीज़ें करना, और वहाँ पे मैंने कंप्यूटर का हर चीज़ सीख लिया। इतना कुछ सीख लिया कि मैं एक-एक पार्ट, नेहरू प्लेस वहाँ पे, यहाँ दिल्ली में सबसे बड़ा कंप्यूटर का मार्केट है, वहाँ से एक-एक पार्ट खरीद के लाता था और पूरा का पूरा कंप्यूटर में असेंबल कर देता था ईज़िली। वहाँ पे मैंने जाना एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा-सा जाना। और मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़ा-सा पढ़ा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो, बाकी सारी चीज़ें करते हो। तो मैंने जस्ट ऐसे मस्ती-मस्ती में मैंने सोचा कि क्या मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ? तो फिर से मैं ओखला की तरफ निकला देखने के लिए कि मतलब जॉब की कहीं वैकेंसी है कि नहीं। लेकिन इस बार मैं एक नए पोज़ीशन के लिए निकला। किसी ने मुझे बताया था कि जिस कंपनी में आपकी कंप्यूटर वाले लोगों को चाहिए होता है, वहाँ लिखा होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो घूमते-घूमते मैं एक ऑटोमोबाइल की कंपनी थी, वहाँ पे मैं चला गया, और वहाँ पे लिखा था कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। और वो उस समय हीरो होंडा एक ही हुआ करता था, हीरो होंडा का ही एक सर्विस सेंटर था, जहाँ पे मैंने वहाँ पे जॉब किया। अब मुझे यहाँ पे देखो ये चीज़ें थी जो स्ट्रगल वाली चीज़ें थी, अब मैं थोड़ा-सा लाइफ़ में कम्फ़र्ट आ रहा था कि चलो ठीक है पैसे इतने आ रहे हैं, अब थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही थी। लेकिन अब जब लाइफ़ में आपको ये चीज़ होने लगे ना, तो वही टाइम होता है आप फिर से सोचो कि क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो जब मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ से करते-करते यहाँ तो आ गया, अब क्या? इसके आगे अब क्या होगा?
अब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि देखो सैलरी बढ़नी एक टाइम पे रुक जाएगा, लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखोगे तो सैलरी कभी नहीं रुकेगी। वहाँ से जो मैं अर्न करता था उसमें से मैं कुछ परसेंटेज में सिर्फ इंटरनेट के कनेक्शन पे ले लेता था। उस समय डोंगल आया करता था, टाटा डोकोमो चलता था, उस समय उसका डोंगल आता था, मैंने उसका डोंगल लिया हुआ था और उसको मैं अलग से चलाता। फिर मैंने लैपटॉप एक ले लिया था, उसी पैसे थोड़ा सा बचा उचा के पुराना लैपटॉप भी ले लिया था। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं सीखने लगा और चीज़ें करने लगी और इसी तरीके से करते-करते मेरी सैलरी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो गई। अब मैं 15,000 से मेरी सैलरी 35 हुई, 35 से मेरी सैलरी 40 हुई, 40 से मेरी सैलरी 60 के आस-पास गया, 60 से आस-पास मेरी सैलरी 1,20,000 तक पहुँच गया। अब मैं यहाँ पे फँस गया और यहाँ से जो जिस राजीव मेहता को आप जानते हो, वो राजीव मेहता यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मेरे अंडर बहुत सारे टीम टीम मेरे अंडर काम करती थी और यहाँ पे मैंने रियल प्रॉब्लम देखा कि एक्चुअली में यूथ की प्रॉब्लम है क्या? क्यों यूथ के पास ऑप्शन नहीं होते? क्यों एक ही चीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं? यहाँ से मुझे पता चला, एक नई आई मेरे में डेवलप हुई। जब मेरी सैलरी 1,20,000 के आस-पास मेरी सैलरी थी, एक कंपनी में मैं जॉब करता था, मेरे अंडर 50-60 लोगों की डिज़ाइनर की टीम थी। उसमें से कोई डिज़ाइनर अगर काम छोड़ के जाता था, तो दूसरा बंदे ढूँढने में मुझे हालत ख़राब हो जाती थी। कोई मिलता ही नहीं था कि दूसरा कोई काम आ सके और जो भी आते थे उनके पास तगड़ा एक्सपीरियंस होता था, लेकिन किसी को कुछ आता-जाता नहीं था। तब मैं इसके रूट कॉज़ में जाने लगा कि भई तुम जो इतना पैसे देकर सीख के आते हो, लेकिन तुमको तो आता तो कुछ भी नहीं है। जब मैं इस रूट कॉज़ में गया और पीछे मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज़ नहीं थे, इसलिए मैं उस रास्ते में गया ही नहीं। लेकिन जिसके फैमिली में थोड़ा-सा बजट है, वो इस फैमिली में फँसते हैं। अगर आप अभी सोचोगे कि आपको लाइफ़ में कुछ स्किल सीखना है, तो अभी भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे कोई लोकल इंस्टीट्यूट से। लोकल इंस्टीट्यूट में आपको बड़े-बड़े सपने दिखाएँगे, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपकी सैलरी यहाँ से आप सीख लोगे तो सैलरी उतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। लेकिन जब आप खुद सोच के देखो, अगर अगर उनकी सच में अगर उनके सिखाने से आपकी सैलरी बढ़ती, तो वहाँ के जो टीचर है, वो 15-16,000 20,000 में क्यों जॉब कर रहे हैं? उसके टीचर तो आज लाखों में कमाते हैं, लेकिन उनकी जॉब उतनी है। ये पूरा फ्रेंचाइज़ मॉडल चल रहा था, जो लोगों को बच्चों को बेसिकली बेवकूफ़ बनाते थे। उनको बताते थे कि भाई तुम ये कर लोगे, तुम वीडियो बना लोगे, तुम एनिमेशन कर लोगे, तुम ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे, तुम यूआई यूएक्स कर लोगे, वेबसाइट, लेकिन एक्चुअल में क्या उसको सिर्फ़ टूल्स सिखा के भेजते थे। अब वही लोग मेरे से टकराते थे जब मैं हायरिंग करनी होती थी। तो मैंने सोचा यार इस चीज़ पे मैं काम करूँगा, 100% मैं इस चीज़ पे काम करूँगा। मुझे कुछ भी करना पड़े तो इस चीज़ को मैं कैसे न कैसे करके इस चीज़ को मैं टैकल करूँगा, इसको मैं फिक्स करूँगा। अब मैं इतना बड़ा इंसान भी नहीं था कि मैं पूरे सिस्टम से लड़ सकूँ। लेकिन मैं अपने एंड पे मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ न कुछ करूँगा। लेकिन कुछ करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना पैसे का रिसोर्स था वो मुझे बढ़ाने थे। क्योंकि जब तक आप एक रिसोर्स पे रहोगे तब तक आप लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहोगे। मैं जॉब पे रहते-रहते मैंने रिसोर्सेज़ डेवलप करना स्टार्ट किया कि मैं क्या-क्या रिसोर्सेज़ इसमें डाल सकता हूँ। तो मैंने फिर ब्रांडिंग के बारे में, जो ब्रांडिंग होता है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसके अंदर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं थी, उसके अंदर वीडियो एडिटिंग थी, उसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी भी आता था, उसके अंदर कंटेंट मार्केटिंग भी आता था। फिर मैंने सोचा कि इसको रिसोर्स को थोड़ा बढ़ाते हैं और भी चीज़ें सीखते हैं, अलग-अलग जगह से कमाना स्टार्ट करते हैं, तब इस पे काम करेंगे तो आएगा मज़ा। फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी अच्छे तरीके से, फिर मेरे कैमरे का भी कुछ प्रोजेक्ट मैंने पकड़ने लगा, फ़ोटोग्राफ़ी के प्रोजेक्ट आने लगे। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा, तो वीडियो एडिटिंग के कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे आने लगे। अब मुझे सैलरी पे मैं डिपेंड नहीं था और मुझे सब कुछ ठीक चल रहा था। और जिस सैलरी तक पहुँचने के लिए लोगों का आज भी सपना है कि भई मेरी सैलरी कभी 1 लाख से ऊपर हो या 1,20,000 30,000 सैलरी हो। मैंने उस समय पे उस जॉब को मैंने छोड़ दिया कि मुझे इस सैलरी मतलब मुझे बड़ी पिक्चर दिख रही थी। मैंने सोचा कि यार यहाँ के बाद ना अब टाइम आ गया है कि अपने स्किल के बारे अब लोगों को वो चीज़ सिखाने का कि जो जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत है। फिर मैंने 2016 में डिसाइड किया कि यार मैं इसको ना मैं यूट्यूब पे आऊँगा और सब लोगों को वो चीज़ें सिखाऊँगा जो मैंने फेस कर रहा हूँ अभी लाइफ़ में। कि यार किसी को मतलब हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर बन के घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल वर्क किसी को आता नहीं है क्योंकि सबको टूल पता है, जो रियल चीज़ है वो किसी को नहीं पता है। उस समय मेरे पास क्लाइंट भी थे, मैं जॉब भी कर रहा था, लाइफ़ मेरी ठीक-ठाक चल रही थी। फिर से मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं क्लाइंट के लिए काम नहीं करूँगा और उसी के आस-पास में नोटबंदी भी हुआ था, जो नोट बैन हुआ था, उसी के आस-पास में हुआ था। नोट बैन हुआ, मेरे टॉप के क्लाइंट जिससे मेरा घर चलता था, वो क्लाइंट चला गया। अब मेरा आइडिया ही रह गया फिर से कि अब मैंने जो सोचा था वो चीज़ कभी मतलब फिर से वहीं फँस गया कि जिस क्लाइंट के भरोसे मैंने सोचा था कि भई मैं अब थोड़ा टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, अब मैं फिर से वहाँ पे फँस गया। अब मेरी लाइफ़ में इतना डिमोटिवेट हो गया मैं, इतना चीज़ें मेरी लाइफ़ में चली आई, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, डिमोटिवेट हो गया कि मैंने डिसाइड किया कि अब सब कुछ छोड़ के ना मैं फिर से जॉब करूँगा। ये मेरी लाइफ़ में फ़ेज़ आ गया और जॉब इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे पैसा चाहिए, जॉब इसलिए करूँगा कि मुझे
मुझे अपना टाइम टेबल और अपना जो रूटीन है उसको ठीक करना था। मैं 12 बजे उठता था, रात में सोता था, लेट सोता था, मेरा टाइम टेबल बिल्कुल ही ख़राब हो गया, मतलब अजीब-सा हो गया टाइम टेबल। मुझे लगा यार मुझे खुद को तकलीफ़ देने के लिए मुझे अब जॉब करना है और जिससे मेरा टाइम टेबल ठीक हो सके। मुझे घर से निकलना पड़ता था सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास, जो कि मैं कभी उठ ही नहीं सकता था। जब मैंने वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया, तो वो लोग भी कुछ ही दिन में समझ गए कि भाई ये जॉब करने तो नहीं आया है, क्योंकि इनका काम जिस लेवल का काम है उस लेवल की ये सैलरी नहीं नहीं ले रहा। मैं वहाँ पे सैलरी 28,000 के आस-पास सैलरी ले रहा था। जो कि मेरे इससे ना वो जस्ट मैं किराए के लिए ले जस्ट मैं किराया मेंटेन करने के लिए ले रहा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब यूट्यूब पे वो चीज़ें बतानी। मेरा यूट्यूब के लिए कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे वॉच आवर कंप्लीट करने हैं या मुझे चीज़ें कंप्लीट नहीं, मुझे ऐसा कोई ड्रीम ही नहीं था, ना ही मेरा ऐसा कोई एम था। मेरा एक सिंपल एम था कि लोगों की जो प्रॉब्लम है, उसको मैं रियल चीज़ें फ्री में दूँगा, जिसका मार्केट में कोई सिखाता भी नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जिसको जो जॉब करना जानता है, वो क्यों बताएगा आपको? और जिसको नहीं आता है, उसको सीख के आप करोगे क्या? ज़ाहिर-सा बात है। ये प्रॉब्लम थी मार्केट की, मैंने उसको टैकल किया और मैंने उसको सोचा कि मैं फ्री में बताऊँगा। फर्स्ट मैंने इंट्रो डाला और इंट्रो डालते ही मेरे चैनल पे 50,000 के आस-पास 1 ही 2 में पता नहीं कैसे वो उस वायरल टाइप का हो गया और इंट्रो पे मेरे अच्छे व्यूज़ आने लगे और उससे बहुत सारे लोग जुड़ गए। अब मैंने जब फर्स्ट इंट्रो डाला, अब मेरे अच्छा मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे पता नहीं था कैमरे के सामने कैसे वर्क करना है। तो मैंने अपने घर में बात किया कि मुझे ना यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, तो सबने बोला, "अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुम थोड़ी ना वीडियो बनाओगे।" मेरे घर में सबने बोला, "यार नहीं, नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम एकदम एकदम बेकार, मतलब तुमसे बनेगा ही नहीं, तुम बोल ही नहीं पाओगे।" लेकिन मेरी वाइफ़ ने मुझे बोला कि नहीं आप ट्राई करो, आप बना लोगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ और क्या पता मेरे से बन जाए। मैं सुबह 8 बजे मैंने बनाना स्टार्ट किया सिर्फ़ इंट्रो और रात के 3 बज गए, सुबह सुबह से रात हो के 3 बज गए, तब जाके मेरा इंट्रो कंप्लीट हुआ और अगले दिन मैंने दिखाया अपने घर में। तो ऐसा किसी ने कुछ बोला, "अरे बकवास है ये", मतलब ऐसे, लेकिन मेरी वाइफ़ ने बोला कि नहीं ये सही है, ये परफेक्ट है, ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप इसको डाल के देखो। तो मैंने उसको डाला और वो चीज़ें वहाँ पे वायरल जैसा हो गया और सबने मेरे पास, मतलब हर जगह से मेरे पास मैसेज आने लगे। फेसबुक तो मेरा मैसेज से भर गया कि सर ये आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, मैं कैसे सीख सकता हूँ, मुझे भी बनना है। बहुत सारे लोगों ने करना स्टार्ट किया। अब मेरे पास एक प्रेशर आ गया था, मैं कर तो लिया था लेकिन प्रेशर आ गया था कि मैं भई अब मैं इसे, मतलब कैसे मैं सिखाऊँ, क्योंकि एक इंट्रो बनाने में मुझे सुबह से शाम लग गया, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा? तो मैंने थोड़ा दिमाग को थोड़ा शांत किया, मैंने बोला नहीं, नहीं इसको मैं बनाऊँगा और उसके फ जो अगला मेरा वीडियो आया था वो रात में 1 बजे अपलोड हुआ था। जब मैंने उसको बोला था कि यार अगला वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ़ बदल देगा, वो मेरे रात को 1 बजे अपलोड हुआ था और उस समय तक लोग मेरा वेट कर रहे थे कि सर रात को 1 बजे बताएँगे क्या होने वाला है और वो एक ऐसा वीडियो था जिसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की हर चीज़ें बदल के रख दी। जब पूरी दुनिया बता रही थी कि फ़ोटोशॉप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, तो मैंने सिखाया कि टाइपोग्राफ़ी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में आता है। तो पूरी दुनिया ये बता रही थी कि भई आप कोरल ड्रॉ सीख लो, आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन गया। तब मैंने बताया कि आपको ब्रांड कम्युनिकेशन सीखना है, तब आप ग्राफ़िक के में आप घुसो, ग्राफ़िक डिज़ाइनर आप बनोगे। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूट ये समझा रहे थे कि भई वीडियो एडिटिंग ग्राफ़िक्स अलग होता है, मोशन ग्राफ़िक अलग होता है। तब मैंने सबको बताया कि ये सब एक ही विंग में है। आप अगर आप अपने आप को ग्राफ़िक डिज़ाइनर की तरह काउंट नहीं करना, आपको एज़ ए कम्युनिकेशन मैनेजर की तरह काउंट काउंट करना है। मेरा चैनल कब मोनेटाइज़ हो गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। कब वो ऐड चलने लगी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, कब वो ऐड चलना स्टार्ट हो गया। जब मैंने देखा तो कुछ डॉलर वहाँ पे आने स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा-सा हल्का-सा मोटिवेशन हुआ, क्योंकि ये मेरे एक्चुअल मेहनत का पैसा था, तो मुझे अच्छा लगने लगा। वो लोगों की फैमिलीज़ मुझे फ़ोन करती थी, लोगों के मम्मी-पापा, भाई-बहन सब मुझे फ़ोन करते थे कि सर आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरा बेटा कमा रहा है। उनको पता नहीं था क्या उन्होंने बहुत सारे अपने बर्बाद किया जॉब में, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में कुछ ने बर्बाद किया, कुछ ने किसी चक्कर में बर्बाद किया। लेकिन अब वो कुछ अर्निंग कर पा रहे हैं, तो मैं खुद इमोशनल होता था कि यार मतलब मैं इस लेवल पे चेंज कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना फर्स्ट पेड कोर्स लॉन्च करूँगा और उस समय मेरी कोई वेबसाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं अपने ही इससे लॉन्च करूँगा और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के ऊपर पेड कोर्स लॉन्च करके मेरा कोई लॉजिक वो नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी मैं सब कुछ सिखा रहा था, ऑलरेडी सिखा था। मैंने सोचा कि उसकी जो ब्रेक करके जो टाइपोग्राफ़ी जो होता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट, उसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा था। मैंने मस्ती-मस्ती, मज़े-मस्ती में ऐसे ही मैंने सोचा यार भाई एक कोर्स लॉन्च करता हूँ और उस समय वो था 18 मार्च के आस-पास था, जब लॉकडाउन 23 मार्च को शायद हुआ था और 18 मार्च के आस-पास मैंने फर्स्ट कोर्स कंप्लीट कर लिया था। और मुझे नहीं पता था वो कोर्स क्या होगा, मुझे बिल्कुल मुझे पता था यार हो आएगा 5-10 हज़ार का सेल आएगा, ठीक है अपना बैकअप निकला करेगा। मैंने वो कोर्स लॉन्च किया और पड़ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन पड़ गया, इतने तेज़ी से वो सेल हुआ कि 2 दिन के अंदर उस कोर्स का सेल अराउंड 44 लैक्स का, तो मैंने इस पे व्हाट्सएप्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू मैंने काउंट किया था। फिर मैंने रातों-रात उनकी वेबसाइट बनाई, अपना एक ऐसी डमी सा साइट बनाया और उसके थ्रू मैंने सेल किया। उसके बाद मैंने काउंट करना भूल गया। अराउंड 60-70 लाख के आसपास का जस्ट सिंगल कोर्स का मेरा सेल आया था और उससे फिर मेरी ज़िंदगी वहाँ पे चेंज हो गई। और उसके बाद मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भई एक कोर्स जब लोग आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं,
तो अगली चीज़ आप उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, वो आपको चीज़ें करनी है। उस ज़माने में सोच भी नहीं सकता कि पूरी ज़िंदगी में भी मैं सीआर में, करोड़ में मैं कमाऊँगा, लेकिन वो चीज़ें अब मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ जस्ट एक लोगों की हेल्प करने की वजह से। आज मेरी वेबसाइट पे अराउंड 50 से 60,000 पेड मेंबर है और जिसकी एंट्री फीस अराउंड 1000 रुपये के आसपास से मेरा नॉर्मल कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये लेके चल सकते हो कि साल का जो टर्नओवर है मेरा कुछ सीआर तक जाता है। अभी जहाँ पे हम रहते थे हमारे पास 3-4 घर हो गया, दिल्ली के अंदर हमारे पास 3 या 4 घर हैं जहाँ पे हम आराम से मतलब कह सकते हो कि अब लाइफ सेट है, आने वाले 2-3 जनरेशन के लिए भी हम सेट करके जाएंगे। ये सब जान के आपको क्या मिला, मतलब आपने क्या सीखा? अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपने समझा होगा कि मेरा स्ट्रगल और आपका स्ट्रगल ऑलमोस्ट सेम है। जब आप 10th क्लास करके बिहार से निकलते हो, 10th 12th करके निकलते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जो आपके आस-पास आप देखते हो वही आप चीज़ें करने लगते हो क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है। तो जब अभी मैं अपने गाँव की तरफ जाता हूँ, कभी-कभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि अभी भी सेम प्रॉब्लम है, लोग वही चीज़ फेस कर रहे हैं। जो आप तैयारी कर रहे हो, जिधर आप लगे हो, लेकिन आप एक सेकंड ऑप्शन लेके चलो, प्लान बी लेके हमेशा चलो। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ देबू।